प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपी और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ। यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे डाइस का दिख ही रहा है, मिसिंग संख्या, मिसिंग नंबर, आपका नंबर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कैलेंडर का भी क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि 7 का संबंध जैसे 350 से वैसे 9 का संबंध किससे होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका आंसर आता रहेगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का संबंध 350 से कैसे हो सकता है। देखिए, जब भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं दे दी जाए, जैसे 7 है, अगर यहाँ पे 8 देता, 10 देता, 20 देता, यानी 100 से कम देता, तो समझ में आता कि 7 का स्क्वायर किया गया होगा, या 7 में कुछ जोड़ा गया होगा, या 7 में कुछ गुणा किया गया। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या दे दे, जैसे 350 है, तो समझ जाइए कि 7 का क्यूब, यानी जो भी संख्या उसका क्यूब किया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 का क्यूब करूं, तो आप कहेंगे 7 7 49 7 343 होगा, जो कि 350 के अप्रॉक्स है। यानी कि आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ से सीखने को मिलती है कि क्यूब भी 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर भी याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी रीजनिंग में भी और मैथ में भी। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ में भी बहुत हेल्प इसकी मिलती है। तो यहाँ पर 7 का क्यूब 343 होता है। अब इसी 7 को मैं ला करके अगर इसमें ऐड कर दूं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे आंसर लाने के लिए, यानी 9 का क्यूब करूँगा तो 729 हो जाएगा, और इसी में मैं इस 9 को ला करके ऐड कर दूँ, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 738 हो जाएगा। देखिए कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आप जानते हैं कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी यहाँ पे हो जाती है दिए हुए शब्दों में कि किस तरीके से इसमें रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है फल, तो तीन नाम है, तो 3 सर्किल हम ले लेंगे इस तरीके से। एक का नाम रखेंगे फल, एक का नाम रखेंगे लाल, और एक का नाम रखेंगे कमीज़। अब यहाँ पर कमीज़ क्या होती है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा शायद कि कमीज़ क्या होती है। शहरी बच्चे खासकर उनको तो और नहीं पता होगा। देहाती बच्चों को, गांव के जो बच्चे हैं बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कमीज़ जो है, जो शर्ट आप पहनते हैं उसी को ही एक तरीके से कमीज़ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कपड़े को कमीज़ किसको कहा जाता है, कपड़े को, ऐसे समझिए। अब यहाँ पर ये देखना है कि लाल दिया वो कमीज़ कपड़ा, या फल और कमीज़ में कोई संबंध होता है। आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, फल कहाँ कमीज़ कहाँ। चलिए, तो बात बिल्कुल सही है, इनमें कोई संबंध नहीं। लेकिन लाल और फल में तो संबंध होता है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ फल लाल होते हैं, सभी फल लाल नहीं होते, कुछ फल लाल होते हैं, जैसे आपका सेब हुआ, अनार हुआ, इस तरीके से कुछ फल लाल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फल का कुछ हिस्सा, कुछ सभी नहीं, कुछ जब होते हैं तो कुछ हिस्सा इस तरीके से हम लाल में लेंगे। देखिए फल और लाल का संबंध निकल गया। अब लाल और कमीज का भी संबंध होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ कपड़े लाल होते हैं, सभी कपड़े लाल नहीं होते, कुछ कपड़े लाल होते हैं, बाकी बहुत कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, पर्पल होते हैं, येलो होते हैं, रेड, आपका जो है ग्रीन होते हैं, बहुत कलर के होते हैं। तो लाल तो होते हैं कपड़े, ये तो कन्फर्म है, लेकिन कुछ होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़ों का हिस्सा ही इसमें लाल में मिलाएंगे, ये आपका क्या हो गया, कमीज हो गया। तो ये आपका बनेगा डायग्राम। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, और त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। इस फिगर में कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा चतुर्भुज या वर्ग रहे, इसमें अगर विकर्ण इस तरीके से बने हुए हों, तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 भाग है, चारों में नंबरिंग 4। अब ये जो 4 आया है मैक्सिमम, उसमें 2 का हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8। ठीक, ये होता है रूल, ये होता है रूल, या ट्रिक समझिए, रूल समझिए, जो भी समझना है समझिए, बस यही तरीका होता है। अब अगर इसमें मैं एक और ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, तो फिर क्या होगा, तब भी इसी तरीके से ही नंबरिंग की जाएगी, इसी तरीके से ही नंबरिंग की जाएगी, और जो मैक्सिमम नंबर आएगा 6, उसका हम दोना कर देंगे, 6 दूना के 12 हो जाएगा। और एक ये होता है जो कि सबसे ज़्यादा वायरल है, आप जानते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का अगर फिगर है तो क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही नंबरिंग करेंगे और इन दोनों नंबरों को इसमें जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस फिगर में, देखिए ये जो हिस्सा है, ये वर्ग वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से विकर्ण है, और एक ये लाइन ड्रा है, सेम टू सेम ऐसा है। इसमें 12 हो गए, कुछ अब करना नहीं है। ठीक, क्लियर बात। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये
तो ये वाला हिस्सा बन रहा है, तो इसमें 3 हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें कुछ इन दोनों को जोड़ने की वजह से, इसको और वर्ग को और ऊपर वाले हिस्से को जोड़ने की वजह से त्रिभुज कुछ बढ़ जाता है। वो कौन सा बढ़ा, वो देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बढ़ा है ऊपर वाले हिस्से में, ऐसे नीचे वाले हिस्से में भी ऐसे ही त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये वाले पार्ट में 2 त्रिभुज हो गए। तो जोड़ लीजिए, 12 2 14 3 17, टोटल त्रिभुज की संख्या 17 हो गई। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ टाइप से क्वेश्चन है, मैथ का समझिए या रीजनिंग का समझिए, लेकिन पूछता जरूर है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा, एवरेज। एवरेज एक तरीके से माध्य के बराबर होता है। मैं कहूँ कि एवरेज क्या होता है, एम के बराबर होता है। क्यों, जिस तरीके का रूल एवरेज में अप्लाई करते हैं उसी तरीके का रूल क्या करते हैं, माध्य में भी अप्लाई किया जाता है। जैसे माध्य आप निकालते हैं वैसे ही एवरेज भी निकाला जाता है। अगर माध्य मालूम है तो एवरेज निकालना आप लोगों के लिए चुटकियों का काम होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो दिया है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है वो भी तो जानिए, जो नए बच्चे उनको पता ही नहीं होगा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, 2 है, आपकी 3 है, आपकी 5 है, आपकी 7 है, आपकी 11 है, 11 के बाद आपकी 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद आपकी 23 है, 23 के बाद आपकी 29 है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि देखिए 2 जो है 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 जो है 3 से कटेगा 1 से, 5 जो है 5 से कटेगा, उसके अलावा किसी से कट रहा है, आप ध्यान दीजिए, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी खुद से कटे और 1 से कटे हुए सभी के सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके दिमाग में ज़रूर ये आएगा, इससे पहले आए कि मैं बता दूं, एक क्या अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 1 बाहर आ जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा, 1 बन जाएगा। दूसरी चीज़, 1 सिर्फ 1 से कट रहा है, यानी सिर्फ एक संख्या से कट रहा है, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। बराबर, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए, कह रहा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो मैंने तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख भी दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई। तो आप भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर प्रथम 10 की बात करें, 5 की बात करें, तो इस तरीके से सीरियल वाइज जैसे भी अभाज्य संख्या आती है आप लिख देंगे। कह रहा उनका औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, औसत जैसे निकालते हैं सभी को, संख्याओं को क्या करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या 10 तो हैं, 10 को जोड़ देंगे और उसके बाद बटा बनाएंगे। और आप जानते हैं एक चीज़ कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहले ही बोल दिया, तो संख्याओं की संख्या पहले ही कह रहा है 10 है, तो 10 से भाग दे दीजिए, जितनी संख्याएं रहती हैं उतने ही से भाग दे दिया जाता है, काम खत्म। बराबर, चलिए यहाँ पर देखिए 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 के 18 10 28 28 3 31 10 41 41 और 7 48 10 58 58 10 68 68 9 77 77 और 3 80 80 20 100 129, कितना हो गया, 129 बटे में 10। नीचे आप जानते हैं 10 है, 1 0 है, तो 1 दशमलव यहाँ पर दाहिनी साइड से बढ़ा देंगे आगे, यानी 12.9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, हर क्वेश्चन दोस्तों एक नई फीलिंग कराएगा आप लोगों को, बने रहिए, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अब यहाँ पर काउंटिंग, ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस फिगर में क्या है कि ये जो आपका ये क्वेश्चन फिगर वाला है, यानी प्रश्न आकृति, समझिए इसको प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। अब ये कह रहा है कि जो प्रश्न आकृति में तरह तरह के 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर दिए हुए हैं, उन फिगर को मिला करके उत्तर आकृति में कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, इन चारों में कौन सा फिगर बन सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए पहले फिगर को देखते हैं हम। तो पहले फिगर में अगर आप देखें तो ये जो आपका त्रिभुज और उसके अंदर सर्किल है, तो ये सेम टू सेम त्रिभुज बन, ये वाला है फिगर। क्लियर, ये बात बराबर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक, तो ये वाला हिस्सा ये है कि नहीं है, ये वाला हिस्सा है कि नहीं है। चलिए ये भी मिल गया, हमारा 2 मिल गया। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर ऐसे मिला हुआ, तो ये वाला हिस्सा है कि नहीं है, ये भी मिल गया। चलिए ये भी मिल गया। अब बचा हुआ ये हिस्सा है, तो ये इसको हमने अभी नहीं काउंट किया है, ये वाला हिस्सा हमने नहीं दर्शाया, तो ये वाला पहला ही ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो दूसरा कैसे गलत हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो ये सर्किल है ये त्रिभुज में होना चाहिए, जबकि ये आयत में दिया हुआ, गलत। इधर भी आयत में दिया हुआ है, ये भी गलत। और यहाँ पर तो सेम तम सही दिया हुआ है, जैसे ये त्रिभुज है उसके अंदर सर्किल दिया हुआ, बात सही है। और ये भी हिस्सा जो है ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, तो ये भी सही है। चलिए ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ सही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये वाला दिया हुआ है, चलिए ये भी मैं मानता हूँ सही है। चलिए अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी दिया हुआ है, चलिए ये भी मैं मानता हूँ ये वाला हिस्सा है, चलिए सही है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो एक लाइन ड्रा किया है, इसकी वजह से ये जो हिस्सा बन रहा है, यही एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है।
तो पहला ही सही था। एग्जाम में बैठेंगे जो आपको लगे कि परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, तो उस पर टिक लगा करके ये फालतू का काम आपको नहीं करना है। तो मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा था किस तरीके से ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर चीज़ समझना है आपको, ताकि एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ ना करें, टाइम बर्बाद नहीं करनी है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिसिंग फिगर यहाँ पर क्या होगा। फिगर को हमें पूरा करना है, बस कुछ करना नहीं है। जिस तरीके से मान लीजिए कि ये अंडा बन रहा है, ठीक है, इसको हमें ऐसे ही मिला देना है। मिला दिया आपने, उसके बाद जो है मान लीजिए सामने सामने का एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये सामने वाला इसके सामने एक जैसा था, तो ऐसे ही इधर का हिस्सा इसके जैसा होना चाहिए। तो सेम टू सेम ऐसा ही फिगर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो आपका बना हुआ ऐसे है, ठीक, और बीच में ये आपकी लाइन इस तरीके से ड्रा है। इसको सीधी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, ये आपका हिस्सा हो चुका। अब ऐसा देखिए कौन सा इस ऑप्शन में है। ऑप्शन में देखेंगे आपको चौथा दिखिएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत ईजी होता है दोस्तों फिगर से। और एग्जाम में आपको मैं बता दूं कि हर साल एक क्वेश्चन, किसी का एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, आपका सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी का भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर फिगर से रिलेटेड देगा। कौन सा देगा, काउंटिंग फिगर का देगा, मिसिंग फिगर का देगा, या फिर अभी इससे पहले कराएं वो वाला देगा, कौन सा देगा, लेकिन देगा जरूर एक, इतना कन्फर्म है। नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया कह रहा किसी कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा, स्टार का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ बटा, बटा का अर्थ प्लस है, तो इसका मान बताइए। देखिए करना कुछ नहीं है, जिस चिन्ह के बदले जिस चिन्ह को बदल रहा है बस वही बदल के रख देना है। जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 को हमें लिख लेना है। अब माइनस का अर्थ कह रहा बटा, तो माइनस की जगह हम बटा बनाएंगे, तो बटे की जगह हम भाग बनाएंगे। बटा मत बनाइएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बटा दिया है तो भाग बनाएंगे। क्यों, आप जानते हैं 2 भागे 3 लिखिए या 2 बटे 3 लिखिए, बात बराबर है कि नहीं। इस बटे को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात बराबर है कि नहीं, कोई दिक्कत। बटे का भी मतलब यही हुआ कि 3 से 2 में भाग देना, इस बटे का मतलब भी यही हुआ 3 से 2 में भाग देना, इस भाग का मतलब भी यही हुआ 3 से 2 में भाग देना है। तो भाग हम बनाएंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बटे की जगह। चलिए यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेंगे। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस आ गया, प्लस का अर्थ गुणा कह रहा है तो गुणा बनाएंगे। अब ये 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब बटा यहाँ पर है, बटा नहीं बना देंगे कि 4 बटे 16 लिख देंगे, नहीं, इस बटे का भी अर्थ बता रहा है। आगे कह रहा है कि बटे का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 16 बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करके गलत कर देंगे। अब फिर माइनस आ गया, माइनस का अर्थ बटा है तो भाग बनाएंगे, 8 लिखेंगे। और स्टार का अर्थ माइनस का माइनस बनाएंगे, 2 लिखेंगे। चलिए फटाफट बोर्ड मास तो लगाइए। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट तो है नहीं, चिन्हों में पहले भाग को निपटाना है, तो भाग दीजिए। 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 4 लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर भी भाग है, 8 दूना 16, 2 हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 8 चौक को 32 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का रूल थोड़ा जानिए। जैसे मान लीजिए कि आ रहे इसका कहे कि प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये अपने आप में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा और इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बन जाएगा। सिर्फ लेफ्ट टू राइट घूमे, ऊपर से नीचे नहीं घूमता है। ऊपर से नीचे इसका घूमता है जल प्रतिबिंब हो या क्षैतिज इस तरीके से रखा होगा दर्पण तब, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 3 4 हो जाए, जैसे इस तरीके से हो, एक पूरा वर्ड बन जाए या पूरा सेंटेंस हो, तब क्या करेंगे, उसमें हम पहले पूरे को लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे। यानी कि आ या ई पूरे को घुमाएंगे और फिर ये अपने आप में भी घूमेगा लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप में लेफ्ट टू राइट घुमा दें, जैसे इस तरीके से घुमा दें हैं और कहें कि आपका आंसर हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले पूरा इस तरीके से लेफ्ट टू राइट पूरा वर्ड घुमा देंगे या सेंटेंस है जो भी, घुमाने के बाद फिर अपने आप में ये क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से घूम जाएंगे। अब ये आपका आंसर होगा। चलिए अब उसी पे इसको काम करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पूरा क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट घुमा देंगे। यानी वाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 जे 2 आई 1 और उसके बाद वी। ये आपका पहले इस तरीके से घूमेगा। अब फिर ये अपने आप में भी लेफ्ट टू राइट घूमेंगे। लेफ्ट टू राइट घूमेंगे तो कैसे बन जाएंगे, देखिए इस तरीके से वाई हो जाएगा। और 4 कैसे हो जाएगा आपका, इस तरीके से 4 हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 3 आपका ऐसे हो जाएगा। जे आपका ऐसे हो जाएगा। 2 आपका कैसे हो जाएगा, 2 आपका ऐसे हो जाएगा। आई तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी ऐसे ही रहेगा, वी भी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका बनेगा परफेक्ट। अब देखिए ऑप्शन से मिलाइए, देखिए तो यहाँ पर अगर पहला देखते हैं, पहला ठीक है, आई भी ठीक है, 1 भी सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही आपका ऑप्शन मिल चुका है। दूसरे को देख रहा है तो यहाँ पर देखिए दूसरे में 2 आपका सीधा दिया हुआ तो गलत हो गया। 4 भी इसमें सीधा है, गलत हो गया। और तीसरे में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों आपको कुछ सीधा दिख रहा है, ए सीधा दिख रहा है, वाई भी सीधा दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। और चौथे में अगर आप देखते तो ए भी सीधा यहाँ पर दिख रहा है तो ये गलत हो गया।
क्या हो गया, गलत हो गया। यानी बिल्कुल सही हमारा क्या है, पहला सिर्फ आपका सही है। तो हमें ये देखिए, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं जो ऐसे मैं चेक करके बता रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे गलत हो सकता है, कैसे सही हो सकता है, ताकि एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें। तो ऑप्शन 1 अगर एग्ज़ाम में मिल गया तो उस पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ काम नहीं करना है। ठीक, चलिए, सारी टाइम बचानी है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहला आप लोगों को काम ये करना है कि देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या का। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, सबसे छोटी संख्या यहाँ, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से ही इसकी सीरीज एक बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कुछ सीरीज बनानी पड़ती है, कुछ नहीं बनानी पड़ती है। अलग अलग टाइप की वीडियो, पिछले वीडियो में देखेंगे तो वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन को सीरीज बना के सॉल्व कर लीजिए, या यहीं से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए मैं यहीं से सॉल्व करने का तरीका बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वहीं से चेक करेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से कैसे, किस लॉजिक, किस कंसेप्ट से ये आगे बढ़ा है। जैसे 3 से 8 बढ़ा तो आप कहेंगे कि +5 हुआ, 8 से 6 हुआ तो ये तो -2 हो गया। ठीक है, 6 से 11 हुआ तो आप कहेंगे कि +5 हो गया, फिर 11 से 9 हुआ तो कहेंगे आप -2 हो गया। क्या हो रहा है, +5 -2 +5 -2 हो रहा है। तो यहाँ पर 12 से 17 क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए +5 -2 +5 -2 एक सीरीज टाइप बन रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो -2 के बाद क्या होगा, +5 होगा कि नहीं, तो 9 5 14 हो जाएगा यहाँ पे, 9 5 14। अब यहाँ पर जब +5 किए तो नेक्स्ट स्टेप -2 करके आना चाहिए, तो -2 करेंगे तो देखिए 12 आया है एकदम से, फिर उसमें +5 किए 17 आ गया। हमारा आंसर आ चुका है, कुछ करना नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है देखिए इस टाइप क्वेश्चन में जो नियम दिया रहेगा उसी नियम को सामने रख करके ही हमें ऑप्शन ढूंढना है। नियम जो कहेगा, कह रहा है कम से कम 2 अंग्रेजी अक्षर, 2 अंक तथा 2 प्रतीक अवश्य हों। 2 अंग्रेजी अक्षर हों, हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 2 अंग्रेजी अक्षर हों, 2 अंक हों और 2 प्रतीक हों। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक अंग्रेजी अक्षर है तो ये गलत हो गया, 2 अंक होना, 2 अंग्रेजी अक्षर होना चाहिए। इसमें भी एक अंग्रेजी अक्षर है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 1 और 2 अंग्रेजी अक्षर मिल गए, और क्या करें, 2 अंक हों तो 1 और 2 अंक भी मिल गए, और 2 प्रतीक हों, यहाँ पर 1 और 2 प्रतीक भी हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत इजी ये क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी करना नहीं रहता। चलिए अगला देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन कह रहा है कि फलक ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ए के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप करना ये है कि सबसे पहले देखना है कि जिसके विपरीत पूछ रहा है, यानी ए के विपरीत पूछा है तो ए किस डाइस में है, तो आप कहेंगे कि ए इसमें है। उसके अलावा देखेंगे उस डाइस पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, बी या सी में से कोई एक कॉमन वाला डाइस ढूंढेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बी और सी दोनों दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी और सी जब कॉमन है तो इसमें डी फालतू हो गया, इसमें बी और सी है तो इसमें ए फालतू हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू डी, यानी ए उल्टा है डी के। एक रूल ये होता है। ठीक है, और दूसरा रूल ये करना है आपको, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि दोनों का दोनों कॉमन मिल जाए। जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए कि मिला कॉमन, इत्तेफाक से मान लीजिए बी और सी कहीं कॉमन मिल गया, तो आप डायरेक्ट ए और डी को विपरीत कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हो, सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ और होता, सिर्फ सी कॉमन होता, तो वो रूल समझिए, उस रूल को, वो बेस्ट रूल है। ठीक है, वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, अंक वाला दिया हो या फिर अल्फ़ाबेट वाला दिया हो, किसी में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये करना है कि जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, उसके विपरीत निकालना है, तो बी और सी में से किसी एक को हम देखेंगे कॉमन, तो तीसरी वाली डाइस में देखिए बी कॉमन है, तो इस बी वाले से क्या करेंगे, जो कॉमन है क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, बी लिखेंगे, क्लॉकवाइज चले तो ए पर आए ए लिख लेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेगा तो सी पर आए सी लिख लेंगे। फिर इस डाइस में आएंगे तो बी से डी पर आएंगे, बी से डी पर आए, ठीक, उसके बाद ई पर आए लिख लेंगे। इस तरीके से आप राउंड फिगर बनाएंगे। जो कॉमन वाला उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो जिसके अंदर है वो उसके विपरीत है। ए के अंदर डी है तो डी हो गया, और सी के अंदर ई है तो सी, चूंकि सी के पूछ नहीं रहा है, ए के पूछ रहा है तो ए के विपरीत डी हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए दोनों तरीका मैंने बताया। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम में दोस्तों, धुआं कर देंगे एग्जाम में। बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उसी महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। कह रहा 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो, क्या हो, बृहस्पति हो। ठीक, तो कह रहा है कि उसमें कुल कितने सोमवार होंगे। अब बताइए 25 अगस्त के आगे कब सोमवार आएगा, तो बृहस्पतिवार है तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो सोमवार आ जाएगा। उंगली पे आप गिन लीजिए, 4 जोड़ने पर सोमवार आएगा, यानी कि 25 4 29 तारीख को सोमवार था। और अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है, ये भी आपको पता है।
तो लास्ट सोमवार हमें पता चल गया। अब नीचे कितना सोमवार आएगा उसको पता करने के लिए बस हर देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7वें दिन क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। तो क्या करेंगे, 7 घटाते जाएंगे, 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। यानी 22 को क्या होगा, दूसरा सोमवार रहा होगा। फिर 22 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 15 7 22 15 होगा, यानी कि यहाँ पे तीसरा सोमवार रहा होगा। अब यहाँ पर 7 फिर घटाएंगे तो दोस्तों 8 आएगा, यहाँ पर आप कहेंगे चौथा सोमवार रहा होगा। फिर 7 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 तारीख को पहला सोमवार रहा होगा, यानी कि 5वां लिख लीजिए। ठीक है, उल्टे साइड से चलेंगे तो यहाँ पर पहला आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा, यहाँ पे चौथा आएगा, यहाँ पे 5वां आएगा। कुल मिला जुला कर उल्टा चलिए सीधा चलिए, पूछ रहा था कितना सोमवार आएगा, 5 सोमवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहे यदि ए एच बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए गुण बी का अर्थ ए बी का पति है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है, इसको निरूपित करता है। यानी कौन सा ऐसा समीकरण जो ये निरूपित कर रहा है कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। जो कह रहा है कि एच बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुण बी का अर्थ कह रहा है ए बी का पति है। तो पहले को लेंगे, ऑप्शन को लेकर चलेंगे। जैसे कह रहा है क्यू एच एम, यानी इससे ये पता चला क्यू क्या है, एच की, एम की, एच नहीं है बल्कि एम की, एच का मतलब ये है कि माँ। क्या कह रहा है कि क्यू एम की माँ है। अब गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, गुणे का अर्थ पति कह रहा है, तो वहाँ पर पति लिख देंगे, एम जो है पी का पति है। क्या कह रहा है, क्यू एम की माँ है, एम पी का पति है, एम जो है पी का पति है। तो दोस्तों इस कंडीशन में बताइए जब एम जो है पी का पति है तो क्यू और पी में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि पी और क्यू का ही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा समीकरण है जो दर्शा रहा है कि पी क्यू का पिता। क्या पी क्यू का पिता यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, जैसे जब क्यू जो है पी एम की माँ है और एम पति है पी का, तो उस कंडीशन में पी क्या होगी, क्यू की दोस्तों पतो होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। क्यू जब माँ है एम की और एम पति है पी का, तो पी इस कंडीशन में क्या लगेगी, पतो इसकी लगेगी, और कुछ लगेगी नहीं, न लगेगी। बात बराबर। चलिए ये तो फर्क फेल हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर पी एच क्यू कह रहा है, तो पी एच का मतलब पहले ऊपर कह रहे हैं माँ, यानी कि पी क्या है, क्यू की माँ है, तो ये भी गलत हो गया। हमें तो दोस्तों पी को क्यू का पिता बनाना है। तो आगे देखिए, क्यू एच पी का मतलब क्यू पी की माँ है, ये भी गलत हो गया। लास्ट देखते हैं, जब सब गलत हो गया तो करने की इसको ज़रूरत ही नहीं, एग्जाम में बैठे तो इसी पे टिक लगा देंगे, चेक करने की ज़रूरत ही आपको नहीं है, वही सही होगा। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। यहाँ पर P गुणे M का मतलब ये हो गया, P जो है पति है किसका, M का, और H का मतलब होता है माँ, यानी M माँ है Q की। अब यहाँ पर देखिए, P पति है M का, M माँ है Q की, तो हर हाल में यहाँ पर P का बेटा होगा, यानी P का पुत्र Q होगा। तो दोस्तों Q का पिता क्या हो जाएगा, Q का पिता P होगा, यानी P क्या हो जाएगा, यहाँ से P क्या हो जाएगा दोस्तों, Q का पिता हो जाएगा, क्योंकि Q जो है P का पुत्र है। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी। देखिए P पति है M का, और M जो है माँ है Q की, यानी M का बेटा है, M का पुत्र या पुत्री जो भी होगा, M का बेटा कौन है, Q है। तो जब M का बेटा Q है तो दोस्तों P M का पति है, तो इस कंडीशन में P का पुत्र Q होगा कि नहीं होगा, तो P का पिता P Q का पिता इस कंडीशन में हो जाएगा नहीं। जब Q P का पुत्र होगा तो P Q का पिता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही तो पूछ रहा था कि P Q का पिता है, वो कौन सा समीकरण दर्शा रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कह रहा कि यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण की माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी घड़ी में 9 बजकर, देखिए 9 बजकर, यहाँ पर 9 होगा, ठीक, ये 9 होगा, मान लीजिए ये 6 है, क्या 6 है, तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। 9:30 होगा तो ये 9 से थोड़ा सा घंटे वाली सुई ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये कोण पूछ रहा है कि कितने डिग्री का होगा। तो इसका रूल क्या कहता है वो समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब घड़ी की सुई है 1 घंटे में पहले निकालेंगे कितनी डिग्री का कोण बनता है 1 घंटे में, तो ये पूरा जो है 12 घंटे में घूमेगी तो 360 डिग्री का कोण। एक सर्किल में जब पूरा सर्किल पूरा करती है कोई भी चीज़ तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 12 घंटे में, ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं। सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए घंटे वाली सुई क्या करेगी, यहाँ से 12 से स्टार्ट हुई, ऐसे घूमते 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 12 घंटे जब पूरा करेगी, एक सर्किल पूरा करेगी, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/12, यानी 12 × 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट।
यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30/60 बराबर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। बस हो गया काम तमाम। मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, डायरेक्ट मतलब लिख करके कर सकता था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, बट आया कहाँ से ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में न रहे। अब आते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि 9:30 हो रहा है तो घंटे और मिनट के बीच की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद आएगा कहाँ, 7 पे, ठीक है, 7 के बाद कहाँ आएगा, 8 पे, उसके बाद तो 9 पे जाएगा। तो 6 से लेकर के 9 तक कितना घंटा का सफर तय कर रही है, आप कहेंगे 3 घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 3 घंटे में आप कहेंगे कि 30 × 90 यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन दोस्तों जब ये 9:30 पर आ रही है तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अब वो कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, अगर डायरेक्ट 9 पर पूरी होती, 6 और 9 पर तो 90 डिग्री कह सकते थे, लेकिन जो ये आगे बढ़ रही है आधा घंटा मिनट वाली सुई, जो ये आधा घंटे का सफर तय कर रही है, उसकी वजह से जो ये घंटे वाली सुई आगे बढ़ रही है वो हमें कोण निकालना है। तो आपने निकाला 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर 30 मिनट का सफर तय कर रही है तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 × 1/2 कर लेंगे तो 15 डिग्री का कोण बनेगा। और इस 15 डिग्री को क्या करेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे 90 में तो 105 डिग्री का हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, बराबर। नेक्स्ट, दिशा और दूरी का मैं ज्ञान दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पूरब साइड होता है दाएं साइड, बाएं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और ये दिशा होती है बीच वाली, उत्तर पूरब के बीच वाली दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं, और ये दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहते हैं, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। क्लियर, ये 8 दिशाएं होती है और इसी पे पूरा दिशा और दूरी खत्म हो जाता है और कुछ नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। राहुल सपोज कीजिए यहाँ पर था और दक्षिण दिशा का मतलब नीचे चलेगा, कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। अब कह रहा है और फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, जब दक्षिण की दिशा की तरफ जाएगा तो जो अब दाएं मुड़ेगा तो आप बाएं मुड़ेंगे, अगर वो बाएं मुड़ेगा तो आप दाएं मुड़ेंगे। तो दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप बाएं मुड़ेंगे और कह रहा है कि 30 मीटर चलता है। ठीक, कह रहा है फिर वो बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए अब ये दिशा पश्चिम दिशा की हो गई और बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो इसका मतलब आपको नीचे जाना है और ये 20 मीटर चलता है। क्लियर हो गई। कह रहा है कि और फिर दोबारा से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब फिर दक्षिण दिशा में आ गया और बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो उल्टा आप मुड़ेंगे, दक्षिण दिशा में रहेंगे तो आपको दाएं मुड़ना है। कह रहा है 30 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो बिंदु था यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। तो इसका तरीका ये है कि ये 30 है तो ये भी 30 है, आमने सामने की जब ये भुजा बराबर है तो ये 20 है तो ये भी आपकी कितनी होगी, 20 होगी कि नहीं होगी। तो ऑलरेडी ये वाली दिशा दूरी 30 है और ये वाली दूरी 20 निकल गई है। तो बस इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 50 मीटर हो जाएगी कि नहीं दूरी वो। क्लियर है, बराबर है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जैसे ये सीधी पंक्ति में इस तरीके से खड़े हैं, ये पंक्ति है और 7 व्यक्ति इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, तो अभी हमें खड़ा नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा था। इस तरीके से खड़े हैं पंक्ति में, तो हमें करना क्या, सिर्फ एक सीधी लाइन अभी बनानी है और आपका दायां जिधर उधर आपको दायां लिख लेना है, आपका बायां जिधर उधर आपको बायां लिख लेना है। इससे क्या होगा कि दाएं बाएं की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर एक क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि पूरब साइड दायां या पश्चिम साइड दायां है, अगर ये चीज़ न कह रहा होगा तब अपनी तरफ से ये मानेंगे, कहेगा तो उस हिसाब से चलेंगे। उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसमें चेक करेंगे कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम दायां बायां मान लेंगे क्योंकि इसमें कोई इस बात का जिक्र नहीं किया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे कह रहा है कि डी जो है जी के दाईं ओर है। डी को कह रहा है कि जी के दाईं ओर है, तो जी मान ली यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा क्योंकि यही दायां हिस्सा है, इधर का हिस्सा दायां है कि नहीं है। देखिए दायां हमने अभी माना है, जिधर आपका दायां उधर दायां, तो जी का दायां आपका जो दायां उधर है, तो डी जी के दाईं ओर है। चलिए लिख दिया आपने। आगे कह रहा है सी जो है ए और बी के बीच में है, तो चूंकि यहाँ पर जी और डी के बीच में कोई संपर्क नहीं है सी ए बी का, तो इसको हम अलग से लिख लेंगे कि सी जो है ए और बी के बीच में। लेकिन दो कंडीशन बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि बी इधर हो ए इधर हो, उस कंडीशन में भी सी बीच में आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सही है अभी पता चलेगा, पहले आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ई जो है एफ और डी के बीच में है। ई को कह रहा है एफ और डी, डी तो ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हम लिखेंगे। ई को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो एफ यहाँ पर आएगा, तभी तो ई एफ और डी के बीच में आएगा। ये तो यहीं पे सेट हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे कह रहा है जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं।
अगर हम पहले वाले को लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं ए सी बी, तो क्या जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, तो पहला वाला खत्म हो रहा है, नहीं इधर रखने पर गलत साबित हो गया। इसी पहले वाले को इधर रख लेते हैं ए सी बी, तो इस कंडीशन में क्या जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ए 2 2 4 1 5 व्यक्ति आ रहे हैं जी और बी के बीच में, ये भी गलत हो गया। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले को रखेंगे बी सी ए को, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति आ रहे हैं, बिल्कुल 3 व्यक्ति आ रहे हैं, ये आपका परफेक्ट एकदम सही है, यहाँ से कहीं आपका गलत नहीं है, यानी इस वाले को हमने इस साइड रख दिया। इस तरीके से दोस्तों हमें रखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अपने हिसाब से अंदाजी ऐसे रख देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। जहाँ आपको सटीक लगे कि यहाँ पर रखने से सही होगा उस हिसाब से ही चलेंगे। चलिए क्या कह रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, बिल्कुल बाईं ओर, बायां हिस्सा इधर है और बिल्कुल बाईं ओर जी है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि कैट का संबंध जैसे डी डी वाई से वैसे बिग का संबंध किससे होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैट आपने लिख लिया, उसके नीचे आप डी डी वाई लिखेंगे, डी डी वाई उसी के नीचे लिखेंगे और ये देखेंगे कैट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, आप कहेंगे 3 है। आप देखेंगे डी डी वाई में कितने अल्फ़ाबेट हैं, आप कहेंगे 3 है। दोनों में 3 अक्षर हैं, इसका मतलब एक के बदले एक को रिप्लेस किया गया, यानी लिखा गया, एक के बदले एक को लिखा गया, बस इसी पे ही दिमाग लगाना है आपको। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक सीरियल वाइज जो नंबर होता है उनकी। तो यहाँ पर कैट का नंबर याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो या 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। और साथ साथ उल्टा क्रम भी याद कर लीजिए, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, इस तरीके से ये 2 चीज़ें आपको याद करना है। इसी पे 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा। यहाँ पर C3 A1 T20 ये नंबर दे दिया हमने। अभी नीचे वाले का भी दे देंगे D4 Y25। अब हम देखेंगे कि C से आपका D बन रहा है तो कितना प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, आप कहेंगे +1 हो रहा है। इसी तरीके से A से D बन रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे +3 हो रहा है। इसी तरीके से T से Y बन रहा है तो 20 से 25 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, आप करेंगे +5 हो रहा है। सेम यही काम करना है नेक्स्ट वाले में, बिग से हमें जो बनाना है। जैसे बिग था, हमने B का माना 2, I का 9 है और G का 7 है, तो पहले में +1 करेंगे तो 2 से 3 हो जाएगा, तीसरे नंबर पर C होता है। दूसरे में +3 करना है क्योंकि देखिए इधर +3 है, तो 9 3 12 हो जाएगा और C के बाद L हो जाएगा। इसी तरीके से G 7 है, इसमें +5 करेंगे, 7 5 12, ये भी हो जाएगा, ये भी L आएगा, CLL। तो देखिए ऑप्शन 1 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, ये बहुत ईजी है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मच्छर का संबंध जैसे मलेरिया से, यानी मच्छर से मलेरिया वाली बीमारी फैलती है, वैसे तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है। तंबाकू से दुर्घटना होती है, टीबी होती है, शुगर होता है, कैंसर होता है, क्या होता है तंबाकू से। फटाफट इसका आंसर कमेंट करना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करना है कि मच्छर से मलेरिया होती है, तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सीरीज बना हुआ है, किसकी, शब्दों की सीरीज है। ये किसकी सीरीज है, शब्दों की सीरीज है, और ये भी बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ है। क्या है, बहुत ज़्यादा वायरल, आज इंटरनेट का दौर चल रहा है, ये चीज़ एकदम कॉमन है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए बिट दिया हुआ है, बाइट दिया हुआ है, किलो बाइट दिया हुआ है, मेगा बाइट दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिट सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी बाइट होती है, उससे बड़ी किलो बाइट, जो कि आपके आज के दौर में KB बन के आ रहा है। उसके बाद मेगा बाइट जो आज के दौर में MB बन के आ रहा है, और उसके बाद मेगा बाइट से जो ज़्यादा होता है, आप जानते हैं GB जिसको कहा जाता है, GB यानी गीगा बाइट होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन मुझको लग रहा है और बचा है, उसके बाद ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि -3, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, और माइनस में भी दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर -3.2 से 2.3 बना हुआ है, उसके बाद -1.4 है, फिर 0.5 है, माइनस ये भी है, लेकिन उसके बाद प्लस हो जा रहा है, क्या 1.3। चलिए देखते हैं। उसका तरीका ये है कि -3.2 में से इसको घटा दिया जाए, यानी कि -2.3 को घटाएंगे तो ये प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा घटाएंगे तो। अब इसको घटा करके देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आएगा माइनस, क्या आ जाएगा, यहाँ पे -0.9, यानी कि ये माइनस नहीं करके बल्कि इसी को ही प्लस कर दिया जाए तो बेहतर होगा। यानी कि 0.9 प्लस करने पर 3.2 में प्लस 0.9 प्लस करने पर -2.3 आ रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, मेरी बात समझिए। इसी तरीके से -2.3 में, यानी -2.3 में हम देखेंगे इसी 0.9 को यानी प्लस करके देखेंगे तो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा, तो माइनस बड़ी संख्या, तो ये माइनस ही में अभी भी आ रहा है, -1.4 आ गया। अब -1.4 में फिर इसी 9 को क्या करेंगे, जोड़ करके देखेंगे 0.9 को, तो ये 14 हो जाएगा,
14 का मतलब 9 5 14, इधर 0 बच जाएगा, यानी कि -0.5 आ गया। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसी 0.9 को हम ऐड करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये प्लस वाली बड़ी संख्या बन जा रही है, तो ये 4 आ रहा है, यानी कि 0.4 आएगा, वो भी प्लस में आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हो गया लो जी आपका आंसर, यानी मिसिंग संख्या हमें मिल गई 0.4, यानी कि +9 +9 +0.9 किया गया सब में, और ये सीरीज़ बनती ही चली गई है। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आओगे, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिके के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।